कल बीजेपी में मीटिंग पर मीटिंग हुई। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर 7.5 घंटे का मैराथन बैठक हुई और इस बैठक के तुरंत बाद शाह और नड्डा पीएम आवास पहुंच गए। इस बीच सहयोगियों ने अपने तेवर दिखाना शुरू कर दिए। सरकार बनने से पहले ही जेडीयू ने कह दिया कि अग्निवीर वाली योजना को रिव्यू करने की जरूरत है। जातिगत जनगणना जैसे मुद्दों पर भी खुलकर बात होनी चाहिए, यानी कि गठबंधन के साथियों ने मैसेजिंग शुरू कर दी। मैसेज ये कि इस बार वन साइडेड फैसले नहीं, सबकी सहमति जरूरी होगी। और अब बीजेपी क्या करेगी, कोर इशू पर क्या रुख करेगा, क्या कोई बीच का रास्ता निकलेगा? सवाल तो ये भी, क्या नई सरकार में फैसलों की समीक्षा करने वाला डीआरएस भी लागू होगा? गठबंधन की सरकार और क्रिकेट मैच में ज्यादा फर्क नहीं होता। अगर गेंदबाज को लगता है कि बैट्समैन आउट है और अंपायर नॉट आउट करार देता है तो फैसले को चुनौती देता है, डीआरएस लेता है, यानी डिसीजन रिव्यू सिस्टम। यही संकेत इस बार थर्ड टर्म वाली मोदी सरकार में भी दिख रहा है। शपथ ग्रहण से पहले ही मोदी सरकार के फैसलों पर एनडीए के साथ ही प्रश्न चिन्ह लगाने लगे। अग्निवीर योजना को लेकर के हमारी पार्टी चाहती है कि विस्तार से उन कमियों खामियों को दूर किया जाए। अग्निवीर वाले अग्निपथ पर नीतीश की पार्टी ने सियासी तीर चलाने शुरू कर दिए। इस पर आगे खुलकर बात करेंगे, लेकिन सवाल क्या मोदी 3.0 में डीआरएस आंशिक तौर पर लागू होगा या संपूर्ण तौर पर? नई सरकार में कौन कौन से पुराने फैसलों को चुनौती दी जाएगी? क्या गठबंधन के साथ ही पुराने फैसले पलटने वाले हैं? डीआरएस यानी फैसलों की समीक्षा को लेकर बीजेपी क्या करेगी? क्या अब की बार गठबंधन सरकार कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर चलेगी? कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के आधार पर हम लोग लड़े, नरेंद्र मोदी जी को पॉइंट में रख कर के लड़े। ये सही है कि एनडीए ने मोदी को केंद्र में रखकर चुनाव लड़ा। ये भी ठीक है कि मोदी के नाम पर वोट पड़े भी, लेकिन इस बार ग्राउंड पर क्या कमी रही जो बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं है? यूपी से लेकर बिहार, राजस्थान तक सबकी अपनी अपनी वजह। अगर कहीं कोई कमी हो गई है, अति उत्साही हम लोग हो गए, जिसके चलते सब हम लोग छोड़ दिया नरेंद्र मोदी पर, तो जिसके चलते कुछ घाटा हुआ है, व्यक्तिगत भी परिश्रम करें ताकि जनता में ये बात नहीं जाए कि साहब नरेंद्र मोदी जी ही सब कुछ हैं और बाकी एमएलए, बाकी कार्यकर्ता कुछ नहीं है। देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी नहीं हार सकती। इस बार जो नुकसान हुआ है, हमने पहले भी कहा था, पूरी प्लानिंग के साथ समाजवादी पार्टी के जो विचारधारा के या उनके द्वारा लगाए गए, जिस तरह से भी लगाए गए, उनके विचार के अधिकारी थे, उन अधिकारियों ने मोटी रिश्वत दे करके भीतर घात में बता रहा हूं, अधिकारियों को ये छूट थी कि गरीब जनता, आम जनता के साथ क्या हो रहा था। खुलेआम चौराहे पे पुलिस लूट रही है और वो फीडबैक बड़े नेताओं के सामने क्या देता है कि बहुत अच्छा चल रहा है। दूसरा, आत्मविश्वास बहुत हो गया था, जीत रहे हैं 400 जीत रहे हैं, उसमें एक नहीं जीतेंगे तो उदासीन और निष्क्रिय हो गए। और कुछ जगहों पर आपस में जो है तालमेल नहीं मिला। इसके वजह अयोध्या के एक सांसद थे, उन्होंने एक बयान दिया जिसको उसका एक उन्होंने 400 पार के साथ जोड़ दिया कि नहीं 400 पार होगा। अति आत्मविश्वास, भीतर घात, आरक्षण पर बयानबाजी, इस तरह की बातों को कम सीटों की वजह बताया जा रहा है। लेकिन हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में क्या खराब परफॉर्मेंस की वजह यही है या फिर मुद्दे कुछ और हैं? अग्निवीर योजना को लेकर के मतदाताओं के एक हिस्से में नाराजगी रही है। हमारी पार्टी चाहती है कि विस्तार से उन कमियों खामियों को दूर किया जाए, जिसको लेकर के जनता ने सवाल उठाया। असल में जो बात जेडीयू की तरफ से कही गई, उसी तरह की लाइन लेंथ पर कई और सियासी दलों के बयान सामने आए। लेकिन उनकी बात सुनाने से पहले एक बार जरा अग्निवीर वाली अग्निपथ योजना को समझ लीजिए। अग्निवीर बनाने वाली अग्निपथ स्कीम में युवा 4 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर सेना, नौसेना और वायुसेना में भर्ती हो सकते हैं। 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद 4 साल के आखिर में 25% तक अग्निवीरों को नियमित आधार पर सेवाओं में शामिल किए जाने की व्यवस्था है। अग्निवीर का वेतन 30,000 रुपए से लेकर 40,000 रुपए प्रति महीने है। इसके साथ ही वो जोखिम और कठिनाई भत्ते का भी हकदार है। 4 साल पूरे होने पर उन्हें पैकेज से लगभग 11,71,000 रुपए मिलेंगे और इस पर आयकर से छूट मिलेगी। अग्निवीरों को 4 साल सर्विस करने के बाद किसी तरह की पेंशन नहीं मिलेगी।
युद्ध में घायल होने की स्थिति में एक नियमित सैनिक के परिवार को फैमिली पेंशन मिलती है। अग्निवीर का परिवार केवल 48 लाख रुपए की गैर अंशदायी बीमा राशि के लिए पात्र है। शायद यही वजह है कि अग्निवीर बनने को लेकर कई युवाओं में अब भी नाराजगी है और वो खुलकर इसे जाहिर भी करते हैं। अग्निवीर योजना एक योजना नहीं है, यह सरकार की योजना नहीं है, अंबानी और अडानी की योजना है। भाई बहुत बुरी लगती है जो दुर्दशा देख रहे हो तुम आज के टाइम में हमारे स्टेडियम की, ये अग्निवीर की वजह से ही है और युवाओं के हाथ में आज के टाइम में कटोरा है, कुछ नहीं है। गवर्नमेंट ने अग्निवीर योजना लागू नहीं की, वो हमारे ऊपर थोपी गई है। 4 साल नौकरी करके क्या करेंगे आगे? 10 लाख रुपए लेके वो क्या करेंगे? उनकी कैरियर क्या होगा? अग्निवीर का जी पूरा फर्क लग गया है। हमारे गांव में से 20, 30, 50 बालक लागे कर दिया आई भर्ती में। 3-4 साल से कोई भी बच्चा मेहनत नहीं करता, वह नौकरी तो मिलती नहीं। 4 साल में क्या करा। अग्निवीर योजना थोड़ी गलत है क्योंकि जी इसमें सभी का नुकसान है जी। अग्निवीर एक ऐसी योजना है जिसके अंतर्गत कोई बच्चा इसमें पार्टिसिपेट करके राजी नहीं है। जो बेरोजगार बच्चा है वही अग्निवीर की तैयारी कर रहा है। हमारे पापा आर्मी में ही हैं, लेकिन वो भी बोलते हैं कि अग्निवीर योजना बहुत ही खराब है, सेना को बर्बाद करके रख देगा। सर 18 से 21 ये हम लोग का ग्रोथ पीरियड होता है और इस समय हम एक जॉब ले रहे हैं और 4 साल में उससे रिटायर कर दिया जा रहा है। सर आपके हिसाब से क्या सही है? यही प्राइम मिनिस्टर सब है, 5 साल के बाद उसको पेंशन में मिलता है, सारा कुछ मिलता है और आम बच्चों को क्या मिलता है? कुछ नहीं। मोदी जी का इतना एज हो गया, फिर वो कुर्सी पे बैठ गए और हम लोग बस 21, 22, 23, 24 में बस आ गए रिटायर होके घर। इसके बाद क्या करेंगे? आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने 14 जून 2022 को अग्निपथ योजना को मंजूरी दी थी। इस योजना के लागू होते ही देश भर में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हुआ था। सरकार इसकी खूबियां गिनाती रही, लेकिन एक्सपर्ट्स इसे किस तरह से देखते हैं? स्कीम जो है अच्छी है, इसमें कोई शक नहीं, मगर जो 25% ही इसके अंदर लोग जो हैं वो रेगुलर होंगे, 75% जो हैं उनको 4 साल के बाद निकाला जाएगा, तो वो बहुत कम है। 25% उसको बढ़ा के कम से कम 50% होना चाहिए। वैसे सवाल तो अग्निवीर की समीक्षा की मांग की टाइमिंग को लेकर भी है, क्योंकि इसे अब आने वाले विधानसभा चुनाव से भी जोड़कर देखा जाने लगा है। हरियाणा, महाराष्ट्र में इसी साल के आखिर में चुनाव होने हैं और 2025 में बिहार में चुनाव, तो क्या अग्निवीर पर कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है? ऐसी चर्चा इसलिए भी है क्योंकि यूपी में बीजेपी 62 से 33 सीट पर आ गई। वोट परसेंट करीब 50% से 41% रह गया। बिहार में बीजेपी 17 से 12 सीट पर आ गई। वोट परसेंट 24 से लुढ़ककर 20.5% पर आ गया। हरियाणा में बीजेपी का पिछली बार का परफॉर्मेंस 10/10 था, इस बार 5 सीट रह गई। वोट परसेंट 58% से 46 पर आ गया। इसी तरह राजस्थान में पिछली बार 24 सीट जीती थी, अब 14 रह गई और वोट फीसदी भी 59 से घटकर 49 पर आ गया। तो क्या इस डाउनफॉल में अग्निवीर का अहम रोल रहा? क्या नौजवान बेरोजगारी के साथ अग्निवीर के खिलाफ मतदान केंद्र तक गया? वजह जो भी है, इतना तय है कि विपक्ष के साथ बीजेपी के साथी दलों ने भी अग्निवीर पर दबाव बनाना तो शुरू कर भी दिया। ये तो इसके खिलाफ तो पूरा देश है, तो मैं समझता हूँ कि इसमें जो जेडीयू ने कहा है वो ठीक ही कहा है इस बारे में कि अग्निवीर की योजना तुरंत समाप्त होनी चाहिए, लेकिन पहले सरकार तो बनने दीजिए, उसके बाद ही कहेंगे कुछ। मैं समझता हूँ अग्निवीर व्यवस्था तुरंत खत्म होनी चाहिए। सरकार को स्वीकार करना चाहिए कि उनकी गलती है कि उन्हें अग्निवीर जैसी व्यवस्था नहीं लानी चाहिए, और न केवल अग्निवीर व्यवस्था खत्म होनी चाहिए बल्कि बहुत से नौजवान जिनको रोजगार नहीं मिल पाया, फौज में जाना चाहते थे, उन्हें उम्र की छूट भी देनी चाहिए। समीक्षा की जानी चाहिए अग्निवीर और यूसीसी, इन दोनों को लेकर। क्या इस तरीके की समीक्षा को लेकर आप लोग भी सोच रहे हैं? फिलहाल हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं, ये एक बड़ी जिम्मेदारी है, और उसके बाद तमाम इन विषयों पर क्यों नहीं चर्चा हो सकती है? बिल्कुल चर्चा हो सकती है, बैठ के तमाम बातों पर चर्चा हो सकती है और देश हित में जो होगा वो फैसला लिया जाएगा। लेकिन बात सिर्फ अग्निवीर तक सीमित नहीं है। अब मुद्दों का पिटारा खुला है तो सबके अपने अपने इश्यूज हैं, जिन्हें हर कोई सरकार बनाने से पहले या सरकार में शामिल होने से पहले रिजॉल्व करना चाहता है, और इस पर बीजेपी का ठोस जवाब भी चाहता है। जैसे जेडीयू समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड के सपोर्ट में तो है, लेकिन इसकी भी समीक्षा चाहती है। जातिगत जनगणना को लेकर टीडीपी और जेडीयू दोनों समर्थन करते हैं, लेकिन बीजेपी इस पर खुलकर कुछ नहीं कहती, न्यूट्रल स्टैंड है। मुस्लिम आरक्षण पर बीजेपी विरोध करती है। विरोध तो कोटे के अंदर सब कोटे का जेडीयू भी कर रही है, लेकिन तेलुगु देशम पार्टी इसके समर्थन में है। इसी तरह विशेष राज्य का दर्जा देना भी इशू है। नीतीश और नायडू दोनों चाहते हैं कि बिहार और आंध्र को स्पेशल स्टेटस मिले, लेकिन बीजेपी इसके विरोध में है।
कोई प्री कंडीशन नहीं है, अनकंडीशनल सपोर्ट है, लेकिन बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, ये हमारे दिल और दिमाग में है। अब हमारी यही उम्मीद है कि जो भी नई सरकार बने, खास तौर पे बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाए, और जो हम लोगों ने 75% जो आरक्षण जो बढ़ाया है उसको शेड्यूल 9 में जो है वो किया जाए। सवाल तो दूसरे मुद्दों का भी है, जिसे बीजेपी ने चुनाव प्रचार में अपने कैंपेन का हिस्सा बनाया था। बात जनसंख्या नियंत्रण कानून की निकली तो काशी मथुरा में मंदिर वहीं बनाएंगे तक पहुंची, यानी धर्मस्थल कानून में बदलाव। इसके अलावा एनआरसी यानी नेशनल रजिस्टर्ड सिटीजन, मगर ऐसा हुआ नहीं। इसीलिए मोदी 3.0 की शपथ नए अग्निपथ जैसी है, जिस पर साथी दलों के सहारे चलना होगा, आगे बढ़ना होगा, और ये काम ऐसा है जिसका वर्तमान सरकार को फिलहाल एक्सपीरियंस नहीं है। मगर एक कहावत भी है, देयर इज ऑलवेज अ फर्स्ट टाइम, इसीलिए अब की बार गठबंधन की सरकार। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।